वेलकम टू जीनियस आईएएस। प्रीलिम्स अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है उसके लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 9 पे और आशा कर रहा हूं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, जहां पे हम डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें कोई पॉइंट मिल रहा है उसको दूसरी कड़ी से हम जोड़ते जा रहे हैं ताकि चीजें एक से दूसरी जुड़ती जाएं और आपको याद करने में वो आसानी रहे। तो उसी में आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेके आए हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली भी बहुत न्यूज में थी, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें तो कोई एक हमारी नई साइट ऐड हुई है। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ पे इंडिया में अब टोटल 40 साइट्स हो गई हैं। कितनी हो गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट? टोटल 40 साइट हो गई हैं। और लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? हम गुजरात में देखेंगे धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा में दिखाई देगा लेटेस्ट एडिशन। इसी जानकारी के साथ हम देखते हैं कि ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है और कहां से हमें पता लगता है कि हमारी ये डिक्लेयर हुई है। तो इसको डिक्लेयर करने का जो जिम्मा लिया हुआ है, जो डिक्लेयर करती है जो बॉडी है, कौन सी है? तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है किसके अंडर? यूनेस्को के अंडर में है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये प्रोग्राम चलाती है और यही इनको लिस्ट को मेंटेन करती है कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज में है। ठीक है, तो ये चीज आपकी सबसे बेसिक चीज है कि कौन ये टैग देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसका कौन सा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये दिए जाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम में दे रहे हैं, किस ट्रीटी के तहत दे रहे हैं, किस कन्वेंशन के तहत दे रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कन्वेंशन हुई थी किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। फॉर वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के इनको प्रोटेक्शन करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक यहाँ पे कन्वेंशन किया जो अडॉप्ट कर लिया गया था 1972 में यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को क्या कर रहा है? उसी बेसिस पे क्या चलाता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यहाँ पे हमारी लिस्ट को मेंटेन करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस किस को दिया जाता है, क्या क्राइटेरियाज हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज के लिए दिया जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले कल्चरल बेसिस पे दे सकते हैं, या फिर अगर हम देखें फिजिकल बेसिस पे, या इसको हम कह सकते हैं नेचुरल पे। हमने यहां देखा था वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कल्चरल बेसिस पे और नेचुरल बेसिस पे, जिसको मैंने लिखा है फिजिकल, या फिर किस चीज पे? या फिर मिक्स्ड बेसिस पे, कि इन दोनों के मिक्स कर लिया है तो मिक्स्ड बेसिस पे भी किसी को दिया जा सकता है। अब जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं? शुरू में मैंने बताया 40 साइट्स हैं। इन 40 साइट्स में से जो 32 साइट हैं, 32 साइट हैं, ये कौन सी हैं? ये कल्चरल बेसिस पे दिए गए हैं, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। उसके बाद 7 साइट्स ऐसी हैं जिनको नेचुरल प्रॉपर्टीज के लिए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए उनको दिया गया है। और एक साइट ऐसी भी है जिसको मिक्स्ड प्रॉपर्टी के लिए, जहां पे दोनों चीजें पाई जाती हैं, कल्चरल भी और हमारी नेचुरल भी पाई जाती हैं। तो ये जो मिक्स्ड वाला है ये कौन सी साइट है? ये अगर अकेली है तो ये ज्यादा ध्यान खींचना चाहिए कि ऐसी कौन सी है जो मिक्स्ड के लिए मिला है, अकेली साइट है। तो आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये इसको बेसिकली इस साइट को क्या मिला हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है। किस कैटेगरी में? मिक्स्ड कैटेगरी में, यानी दोनों कैटेगरी में फॉल करता है। तो बेसिकली ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? इतनी चीजों के साथ अब हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं रिसेंटली अगर हम देखने की कोशिश करें क्या हुआ है। हमें किसको? धोलावीरा को, यानी कि गुजरात में जो धोलावीरा है इसको मिला है टैग। इसके साथ साथ 39th कौन सा था? इससे जस्ट पहले, वो भी रिसेंटली ही मिला था। तो वो कौन सा था? रामप्पा टेम्पल। तो इन दोनों साइट्स के बारे में आज जिक्र करेंगे और इन दोनों चीजों को देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट तरीके से हमारा अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं धोलावीरा पे। और धोलावीरा देखेंगे तो धोलावीरा क्या थी? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, जिसको बेसिकली हड़प्पन कल्चर से भी हम कह सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता जिसे हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड भी है, लेकिन आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो धोलावीरा है ये बेसिकली गुजरात में है। कब डिस्कवर हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। कई बार स्टेट पीसीएस इसको लेके क्वेश्चन पूछता है कि ये साइट किस ईयर में किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई, ढूंढी गई।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जो धोलावीरा है वो 1968 में डिस्कवर की गई थी। कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा? जगतपति जोशी या फिर जेपी जोशी के द्वारा ये हमारी धोलावीरा साइट को एक्सकेवेट या फिर ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था। ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब इसके बाद इसके स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। इसी साल का अगर हम देखें 2021 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी इन्होंने धोलावीरा में जब देखा कि इसको 40th हेरिटेज साइट का वो टैग मिल गया है, तो यहां से क्वेश्चन उठाना बनता था। तो यहां से क्वेश्चन उठाया भी यूपीएससी ने। क्या उठाया कि यहां पे बेसिकली यहां का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है। तो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो यहां का बनता है वो यहां के वाटर सिस्टम है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। ठीक है, यहां का कौन सा? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहां का बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर था। बहुत अच्छा यहां वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो यहां का एक सिस्टम तो हमें पता लग गया। यहां पे क्या हुआ है? एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारे रिजर्वायर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं पानी को जमा करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। क्लियर है? इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब उसके बाद अगर हम देखें इसके और क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये अकेली ऐसी सिटी है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जितनी भी आईवीसी की साइट्स हैं उनमें से धोलावीरा अकेली ऐसी सिटी है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अदरवाइज क्या है, जनरली जितनी भी सिटीज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट जैसे एक हो जाएगा थोड़ा सा हाइट वाला पार्ट, हाइट में जो सिटी है, और उसके बाद उसी सिटी को, एक सिटी 2 हिस्सों में बसाई जाती है, एक थोड़े हाइट पे और एक लो पार्ट पे। जनरली ये देखा जाता है जो हाइट वाला पार्ट है वहां आपको बड़े बड़े घर मिलते हैं, यानी कि अमीरों के, यानी रूलर्स के घर सोचे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं कि यहां होते होंगे। और इस पार्ट को बोला जाता है सिटाडेल। क्या बोला जाता है? सिटाडेल। और दूसरा पार्ट जो लोअर पार्ट है वहां में बस्ती टाइप की दिखाई देती है, आम जनता रहती होगी वहां पे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं लोअर सिटी। क्या बोलते हैं? लोअर सिटी। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, धोलावीरा में थोड़ा सा अलग चीज हमें दिखाई दी। क्या दिखाई दी? यहां पे सिटाडेल भी है, लोअर सिटी भी है, एक मिडल सिटी भी है। यहां पे 3 लेयर में हमें दिखाई देती है, यहां पे ऐसे और ऐसे 3 लेयर में सिटी बसी हुई दिखाई देती है। इसका मैप हम देखेंगे तो यहां पे आपको सिटाडेल दिखाई देगा, यहां मिडल टाउन दिखाई देगा, यहां लोअर टाउन दिखाई देगा। तो बेसिकली यहां पे 3 पार्ट्स में सिटी बसी हुई है। तो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इसका ये हो जाता है। ध्यान रखना बाकी सब 2 हिस्सों में है, ये वाली हमारी कितने में होगी? यहां पे होगी हमारी बेसिकली 3 हिस्सों में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे हमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड्स भी दिखाई दिए हैं जो मल्टीपर्पज हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से हमने स्टेडियम भी बोल दिया एक को, तो 2 हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज ग्राउंड भी दिखाई देते हैं, और चारों तरफ यहां पे फोर्टिफिकेशन भी दिखाई देता है, किलेबंदी जिसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा 9 गेट मिले हैं, अलग अलग डिजाइन के, यूनिक डिजाइन के हम कह सकते हैं। 9 गेट हमें दिखाई देते हैं। और एक और स्ट्राइकिंग फीचर जो इसका जो और कहीं नहीं मिला है, यहां पे मिला है एक्सक्लूसिवली, वो क्या है? यहां पे एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड मिला है 10 लेटर्स का। इस टाइप से यहां पे अलग अलग 10 लेटर्स इस पे बने हुए हैं, अलग अलग जो उनकी भाषा है, उन्हीं चिन्ह में, मुझे वो बनाने आएंगे नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का एक साइन बोर्ड मिला है, 10 लेटर्स का साइन बोर्ड। हो सकता है वो किसी डायरेक्शन को बताने के लिए लगाया हो, या हो सकता है शहर का नाम बताने के लिए लगाया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे एक 10 लेटर साइन बोर्ड मिला है, ये यहां का इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको इस धोलावीरा के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये आईवीसी की साइट है, तो आईवीसी की बाकी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स को भी देख लेते हैं। तो बाकी साइट्स भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और एग्जाम में जनरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, एक आधा क्वेश्चन आपको इस एरिया से मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी होगी। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट अगर हम देखें, सबसे उत्तर वाली जो साइट देखें तो वो मांडा हो जाएगी। ये कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी। नॉर्दर्न मोस्ट अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएगी? मांडा हो जाएगी। सदर्न मोस्ट अगर हम देखें, सबसे दक्षिण में, वो लेटर हड़प्पा में हमारी डेवलप हुई थी, उसको हम बोलते हैं दैमाबाद। तो यहां कहीं पे आपको क्या दिखाई देगी? दैमाबाद। उसके बाद अगर हम देखें ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में, तो यहां पे आलमगीरपुर दिखाई देगी आपको। आलमगीरपुर यहां पे इसमें बनी नहीं हुई है, यहां पे आलमगीरपुर आपको दिखाई देगी, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट अगर हम देखें सबसे वेस्ट में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सुत्का गेंडोर यहाँ पे है। तो ये 4 साइट आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि इनके बीच में फैला हुआ है। अब उसके बाद जो मेन साइट है उसको डिस्कवर कर ले, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके बारे में इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज अभी हम क्या देख रहे थे, गुजरात। क्या गुजरात में इसके अलावा ऐसी और कोई साइट है जिसका हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल है। इसके अलावा एक धोलावीरा के अलावा यहाँ पे एक लोथल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोथल बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें क्या मिला है? एक डॉकयार्ड मिला है। क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। और डॉकयार्ड के साथ साथ यहां क्या मिला है? राइस हस्क मिला है। क्या मिला है? राइस हस्क मिला है। और यहां पे हमें क्या मिला है? यहां टेराकोटा मॉडल मिला है। किस चीज का? हमें यहां पे शिप का मिला है। किस चीज का? शिप का एक टेराकोटा मॉडल मिला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं। डॉकयार्ड में यहां मिला हुआ है, यहां पे राइस हस्क मिला है, यहां पे क्या मिला हुआ है? एक हम टेराकोटा मॉडल कहेंगे, शिप का मिला हुआ है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां मिली है, वो हम कह सकते हैं डबल ब्यूरियल। क्या कह सकते हैं? डबल ब्यूरियल। क्या कहेंगे इसको? डबल ब्यूरियल। डबल ब्यूरियल मतलब यहां पे मेल और फीमेल एक ही जगह दफनाए हुए मिले हैं, कि एक ही जगह उन्हें दफनाया गया था। मेल और फीमेल एक ही जगह दफनाए हुए कहां मिले हुए हैं? डबल ब्यूरियल यानी कि लोथल में मिले हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा पास में और हम देखेंगे यहां पे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा को अगर हम देखेंगे तो ये भी गुजरात में ही है। इसको देखने की कोशिश करें। यहां की सबसे खास बात क्या है? तो यहां की सबसे बड़ी खास बात है कि हमें पूरे यहां पे कभी भी क्वेश्चन आता है कि हॉर्स का कहीं हमें जानकारी मिलती है तो हम बोलते हैं नहीं दिखाई दिया कहीं पे भी, लेकिन यहां पे हमें हॉर्स के रिमेन दिखाई देते हैं। यहां पे क्या मिले हैं? ये माने जा रहे हैं कि ये हॉर्स के रिमेन्स हैं। क्लियर अभी नहीं है, लेकिन इसको अभी तक यही माना जा रहा है कि ये हॉर्स के रिमेन है। तो यहां पे सुरकोटड़ा में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। धोलावीरा को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें हरियाणा में पहुंच जाते हैं तो राखीगढ़ी दिखाई देती है। और राखीगढ़ी को अगर आप देखोगे तो ये कौन सी होगी है? इसके बारे में सबसे फेमस चीज क्या है कि ये लार्जेस्ट साइट बन गई है। क्या बन गई है? लार्जेस्ट साइट बन गई है। ये अब लार्जेस्ट साइट हो गई है किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे लार्जेस्ट अगर हम कहें, लार्जेस्ट टाउन भी और लार्जेस्ट साइट भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बन गई है। अभी हमने लोथल पढ़ा था, तो लोथल के बारे में एक छोटी सी चीज रह गई है। वो क्या रह गई है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहां पे बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये बना रहे हैं यहां पे, जिसको हम मैरीटाइम म्यूजियम भी कहते हैं। ये बड़ा चर्चा में रहा और न्यूज में कई एग्जाम में पूछा भी गया। तो कहां बनाया जा रहा है? मैरीटाइम म्यूजियम, या फिर इसका एग्जैक्ट नाम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, लोथल में ही बनाया जा रहा है। किसकी मदद से बनाया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये पोर्टुगल की मदद से बनाया जा रहा है। पुर्तगाल जिसे हम बोल सकते हैं। पोर्टुगल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से टेक्निकल हेल्प ली जा रही है इसको बनाने में। इतना इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राखीगढ़ी का हमने पढ़ा कि सबसे लार्जेस्ट साइट है। उसके बाद अगर हम देखें हड़प्पा, यहां पे आपको हड़प्पा दिखाई देगा। हड़प्पा, इसको आईवीसी से पहले हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते थे, हड़प्पा कल्चर भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि हड़प्पा सबसे फर्स्ट साइट थी जो यहाँ पे डिस्कवर हुई थी। कब डिस्कवर हुई थी? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 1921 में डिस्कवर हुई थी। कब हुई थी? 1921 में डिस्कवर हुई थी। इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब 1921 में डिस्कवर हुई है, किसने डिस्कवर की है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। और एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कौन सी नदी पे है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रावी नदी पे है। कौन सी नदी पे? ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रावी नदी पे है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग में देते हैं कि कौन सी साइट किस नदी के किनारे है। तो यहां पे इसके बारे में पता होना चाहिए। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जब इसका हम रावी नदी के किनारे पढ़ रहे हैं तो हमें लोथल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्या लिखोगे? इसको लिखोगे भोगावा नदी के किनारे लोथल है। अब भोगावा के बारे में कई बार ये भी बोल देते हैं कि ये जो है भोगावा और साबरमती नदी, इन दोनों के जंक्शन पे बना हुआ है। लेकिन कई किताबों में यह भी दिया हुआ है कि यह भोगावा नदी के किनारे है। तो हम भोगावा को भी मान के चलेंगे, और साबरमती आ जाए तो साबरमती के और इसके कॉन्फ्लुएंस पे मिला हुआ है। इतना हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें बड़ी साइट, तो हमें दिखाई देगी मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कौन से उस पे है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है इंडस रिवर पे। कौन से
से रिवर पे, इंडस रिवर पे मोहनजोदड़ो दिख जाएगा। अब जितना भी आपने आईवीसी के बारे में पढ़ा होगा, जितना भी आप देखते होंगे ये हमें दिखाई देता है, जो भी आपको याद आ रहा है, मैक्सिमम चीजें वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले ग्रेट बाथ आपने पढ़ा हो, ग्रेट बाथ आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई देंगी, साइड में उसमें हम चेंजिंग रूम भी देख सकते हैं। तो इस टाइप का ग्रेट बाथ जिसको हम फंक्शन वगैरह के लिए मानते हैं कि यूज किया जाता होगा, तो ग्रेट बाथ हमें यहाँ दिखाई देता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल की आपने वो देखी होगी कहीं ना कहीं किसी बुक में फोटो, जब भी आप इंडस वैली साइड देखते होगे, तो जो डांसिंग गर्ल जो किस चीज की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ये भी कहां से मिली हुई है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और आपने बहुत सारी सील देखी होंगी, क्या देखी होंगी, सील। सील में आपने कहीं पशुपति का वो देखा होगा चिन्ह, ठीक है, कहीं गॉडेस का वो देखा होगा, तो वो सारी कहां पे हैं, वो सारी सील्स भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। इसी के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें दिखाई देगा चाहुंदड़ो। क्या दिखाई देगा, चाहुंदड़ो। अब जैसे मैंने बोला था कि धोलावीरा अकेली ऐसी साइट है जो 3 हिस्सों में बटी हुई है, ऐसे ही अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि चाहुंदड़ो ऐसी साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं है। मैंने क्या बोला था, सिटाडेल हर जगह पे है, लेकिन चाहुंदड़ो एक जगह ऐसी है जहां पे सिटाडेल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं है, यानी किले बंदे नहीं की हुई है यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम आए तो यहाँ पे आपको बनावली दिखाई देगा। बनावली के बारे में क्या खास बात है, तो बनावली के बारे में आपको खास बात पता लगेगी कि यहाँ पे जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे आईवीसी साइट्स की जो रोड है ना, वो किस टाइप की हैं, वो सारी रोड्स इस टाइप की हैं कि सब रोड ऐसे स्क्वायर में एक दूसरे को काटती हैं। ये सारी इस तरह की रोड्स बनी हुई हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन बनावली एक ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह है जहां पे हमें रेडियल रोड्स मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, रेडियल रोड मिले हैं, रेडियल रोड्स मिले हुए हैं। रेडियल रोड्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे घुमावदार हमें रोड यहाँ पे दिखाई दे हैं बनावली में। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, कालीबंगन के बारे में हमें यह पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या मिला है, प्लॉड फील्ड मिला है। क्या मिला है, प्लॉड फील्ड मिला है, जहां पे खेती करते होंगे, प्लॉड फील्ड मिला है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हमें फायर अल्टर भी मिला है, हवन कुंड जिसे हम कह सकते हैं, तो फायर अल्टर भी हमें यहाँ पे मिला है। तो इतनी चीजें हमें इनके बारे में बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और मैंने कोशिश की है कि जितना इंपॉर्टेंट इसमें से था वो सारा इंपॉर्टेंट आपको एक जगह पे लाने की और एक जगह पे आपको बताने की। तो इसीलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसको करें, तो जब भी आप मैप देखें तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, ताकि आप किताब पढ़ें तो इसके अलावा अगर कुछ लिखा हो तो वो आपके दिमाग में अलग से आ जाए, अच्छा ये भी है यहाँ पे, ये भी है यहाँ पे। तो मैंने जो स्ट्राइकिंग फीचर्स थे सबके, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब उसके बाद अगर हम देखें, आगे चलते हैं, और आगे अगर हम देखें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा बेसिकली 39th जो हमारा बना है हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 39th किसे मिला है, रामप्पा टेम्पल को। इसी को रुद्रेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं हम। तो बेसिकली ये टेम्पल अगर हम देखें तो कब बनाया गया था, तो ये टेम्पल हमें 1213 और 1214 जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे बनाया गया था। कौन से एम्पायर में, काकटिया एम्पायर में। अब ये काकटिया एम्पायर कहाँ था उसको भी देखेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसके रामप्पा टेम्पल के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या खास बात है। क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, तो अगले 2-3 सालों तक इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी कि इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो मेन चीजें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कब बना है, 1213 1214 ये बोला जाता है कि इसमें बनाया गया है। कौन से एम्पायर में, काकटिया एम्पायर में। किसने बनवाया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली गणपति देवा वहां पे उस टाइम पे राजा थे, इनके सेनापति थे कौन से, रचरला रुद्रा। कौन से, रचरला रुद्रा जो है इनके सेनापति होते थे। इन्होंने जो है बनवाया है हमारा रामप्पा टेम्पल। अब इस रामप्पा टेम्पल के बारे में अगर आप देखें तो कुछ खास बात हमें पता लगती है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया। तो आपको बता दूं, इसमें टेक्निकली इतना एडवांस्ड उस टाइम पे सिस्टम बनाया गया था जो आज के टाइम पे भी हम नहीं सोच पाते हैं। तो क्या क्या बनाया गया था, तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको
आपको अगर ये फोटो क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे, या फिर आप अपने पास भी कहीं पर इमेज में खोल सकते हैं फोटो को। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आपको पता लग जाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का जो स्ट्रक्चर, ये इन्होंने बनाया है सैंडस्टोन का। किस चीज का बनाया हुआ है? नीचे का जो पार्ट है वो बना हुआ है सैंडस्टोन का। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें क्या खास बात है? खास बात ये नहीं, खास बात इसके ऊपर आने वाली है। तो यहां तो ये रेड सैंडस्टोन का है, लेकिन ऊपर का जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस ईंटों का बना हुआ है, ये जिस भी ईंटों का बना हुआ है, वो इतनी लाइट है, इतनी हल्की है कि वो पानी में भी तैर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं कि ये अगर आप इस पत्थर को लाओ, ये जो ईंट जिस भी मटेरियल से बने हैं, ये इतने हल्के यूज किए गए हैं कि ये पानी में भी तैर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका ये यूज क्या है, कि यहाँ पे इतने हल्के लगाने की जरूरत क्या थी? तो हल्के लगाने की बहुत जरूरत इसलिए थी ताकि ये अर्थक्वेक को सस्टेन कर पाए, अर्थक्वेक को भी झेल पाए, अर्थक्वेक में इसका कुछ ना बिगड़े। अगर आप इसके अंदर जाने की कोशिश करें, अंदर के फोटोज आपको गूगल पे मिले तो आप देखने की कोशिश करें, जो अंदर जो इन्होंने बेसिकली इसका जो सरफेस बनाया हुआ है, फर्श बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे कि जो पत्थर है ना, वो ऊपर नीचे हो रखे हैं। यानी कि अगर हम देखें 1840s में, या एग्जैक्टली अगर मैं कहूं 1843 में बहुत खतरनाक यहाँ पे भूकंप आया था, और उस भूकंप में यहाँ का फर्श अगर हम देखें तो पूरा ऊपर नीचे हो गया था। लेकिन फिर भी आप बाहर से देख के नहीं कह सकते इस स्ट्रक्चर में कि उस अर्थक्वेक ने थोड़ा सा भी असर डाला होगा। तो उसके पीछे क्या रीजन था? पहला रीजन तो यह था कि इस बिल्डिंग में भार नहीं है। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा एक और रीजन था, क्योंकि अगर हम कहें जिस बेस पे बनाया गया है, उस बेस को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज की है, वो टेक्निक है सैंडबॉक्स टेक्निक। तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सैंडबॉक्स टेक्निक क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपने घर बनते हुए देखे होंगे, तो घर बनने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो नींव रखने के लिए पहले खोदा जाता है उसे। तो जब इसे खोदा गया तो वहां पे नींव में हमने क्या रखा? सैंड बॉक्स टाइप बना दिया। उस नींव में हमने जैसे गड्ढा किया तो यहाँ पे सैंड डाल दी, और उस सैंड में उसको चिपकाने के लिए अगर हम कहें जैगरी वगैरह या फिर इस टाइप का कुछ मटेरियल हमने यूज किया है। ठीक है, इसमें जैगरी और सैंड क्या करती है? सैंड बेसिकली हम कहेंगे कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जब भी अर्थक्वेक आएगा, ये बिल्डिंग हिलेगी जरूर लेकिन टूटेगी नहीं कहीं से। तो इसीलिए ये सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज करके यहाँ पे हमने क्या किया है? इस टेम्पल को बनाया गया है। तो ये इतनी एडवांस थी कि कितने भारी से भारी अर्थक्वेक को झेलने लायक थी। अगर मैंने सही सुना है, या फिर अगर मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा जो अयोध्या टेम्पल है वो भी इसी सैंड बॉक्स टेक्निक को यूज कर रहा है आज के टाइम पे, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस लिए मिला है ये जानना, कि उस टाइम पे भी इतनी एडवांस टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया था। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये हमें पता कहां से चला कि ये कब बना है? तो बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला, और इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ था? हमें लिखा हुआ था 1135 शक संवत लिखा हुआ था कि यहाँ पे इस डेट के दौरान ये बना है। तो इसका अगर हम डेट निकालें तो बनता है 12 जनवरी 1214 1214। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैं शक संवत की बात कर रहा हूं तो शक संवत के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कब से शुरू होता है? तो इसके बारे में अगर मैं एक इनर बोर्ड ले लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे शक संवत की अगर मैं बात करूं, शक संवत जो शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, या फिर शक एरा जिसे हम कहेंगे, वो शुरू होता है हमारा 78 एडी से, या फिर आजकल इसी एडी को, एनो डोमिनो को हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं सीई, यानी कि कॉमन एरा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 78 सीई भी लिख सकता हूं, 78 कॉमन एरा। अगर हम इसी के बात करें, यही हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर भी है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल कैलेंडर भी है, और ये ऑफिशियल कैलेंडर हमने कब वो एक्सेप्ट किया था? 1957 में हमने इसको एक्सेप्ट किया था कि ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर रहेगा। तो 1957 में हमने शक संवत को हमारा ऑफिशियल कैलेंडर मान लिया था। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे घरों में कैलेंडर होता है वो कौन सा कैलेंडर है? तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा है। वो जॉर्जियन कैलेंडर है। और जॉर्जियन कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो जॉर्जियन कैलेंडर की शुरुआत होती है 1582 से। 1582 में जॉर्जियन कैलेंडर जो आजकल हमारे घरों में होता है वो चलता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक कैलेंडर और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे शक संवत है या फिर शक एरा है, ऐसे ही विक्रम संवत भी है जिसे हम विक्रम एरा के नाम से जानते हैं। तो विक्रम संवत के बारे में भी पता होना चाहिए। कब से शुरू होता है? 57 BCE।
कब से? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा के बारे में अगर आपको पता हो तो बेसिकली अगर हम ईयर्स को देखें, अभी अगर हम देखें 2021 चल रहा है, इससे पहले कौन सा गया? 2020 गया, ऐसे वापस चलेते जाएं तो कभी तो जीरो आया होगा, कभी तो जीरो आया होगा, ठीक है, कभी 1 आया होगा, उससे पहले जीरो आया होगा। अब जीरो से पहले क्या करें? जीरो से पहले क्या करें? तो जैसे हम लाइन में चलते हैं, इंटीग्रल अगर हम देखें, इंटीग्रल लाइन अगर हम देखें मैथ्स में, तो यहाँ क्या होता है? माइनस में गिनती शुरू हो जाती है। तो ऐसे हमने यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे गिनती करना शुरू कर दिया, तो ऐसे लाइन हमारी चलती रही। तो यहाँ पे जो जीरो के बाद का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा, और जीरो से पहले का जो एरा है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। इतना आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं 57 BCE की बात कर रहा हूं तो जीरो से 57 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे BC हमारी कौन सी हो जाएगी, ये आपको समझ में आया होगा। इसी को ही हम पहले बेसिकली BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, और इसको हम AD बोलते थे, एनो डोमिनो। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसके अलावा एक कैलेंडर और है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको हम हिजरी कैलेंडर भी बोल देते हैं। हिजरी कैलेंडर बेसिकली 622 AD से हमारा शुरू होता है। इतना हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, या फिर मैं इसको सेव कर देता हूं, क्या हो सकता है कहीं सेव भी हो जाए। ये सेव हो गया शायद, मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम काकटिया किंगडम के बारे में भी देख लेते हैं। और ये काकटिया किंगडम अगर हम देखें तो कब अराउंड हमने कब देखा? 12th और 13th सेंचुरी के आसपास देखा है। और 12th एंड 13th सेंचुरी के आसपास हमने कब देखा? 1214 में हमने रामप्पा टेम्पल देखा था। तो इसी के दौरान था, तो उसी के आसपास रही होगी। इतना हमें आइडिया इसका हो गया है। लेकिन ये थी कहां? इंडिया में अगर इसकी लोकेशन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहां पे होगी? ये आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा का नीचे वाला एरिया, इस एरिया में आपको थोड़ी सी दिखाई देगी। ये आपकी काकटिया किंगडम थी। और उसी टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यादव थे, और यहाँ पे होशाला डेंसिटी थी, और नीचे आपके चोला डेंसिटी थी। और ऊपर अगर हम देखें इस एरिया में आपका गौरी का जो बेसिकली अगर हम देखें, गौरी एम्पायर शुरू हो चुका, गुरिड एम्पायर जिसे हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका गुरिड एम्पायर शुरू हो चुका था। ठीक है, गुरिड एम्पायर शुरू हो गया था। और यहां पे अगर हम देखें इसकी शुरुआत किसने की? काकटिया किंगडम अगर हम पढ़ रहे हैं, काकटिया डायनेस्टी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो आपको पता लगेगा प्रताप रुद्रा बेसिकली ये थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंट किंग की तरह अपने आप को स्थापित कर लिया था, एस्टेब्लिश कर लिया था, सोवरेन बोल दिया था खुद को कि मैं आज से अलग और सोवरेन राजा हूं। तो प्रताप रुद्रा को इसका हम कह सकते हैं कि हम इसको स्थापित करने वाले, काकटिया किंगडम को स्थापित करने वाले थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके पावरफुल लीडर्स की अगर हम बात करें तो दो लीडर्स का नाम हम जनरली सुनते हैं, एक तो गणपति देवा का और एक रुद्रमा देवी। तो ध्यान रखना, रुद्रमा देवी काकटिया किंगडम से बिलोंग करती हैं। अब ये गणपति देवा का तो हम पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा रुद्रमा देवी भी हैं। और रुद्रमा देवी के बारे में क्या फेमस है? जो क्वेश्चंस आता है ये पूछा जाता है कि इटालियन जो ये था ट्रैवलर था मार्को पोलो, वो काकटिया किंगडम के किस राजा के या फिर रानी के दौरान आया था? तो ये आया था रुद्रमा देवी के इस टेन्योर के दौरान। तो रुद्रमा देवी के टेन्योर के दौरान मार्को पोलो, जो कि इटालियन ट्रैवलर था, उसने विजिट किया था। अब इसके अलावा इसमें क्या देखेंगे, इसकी कैपिटल क्या थी? अगर इसकी कैपिटल देखने की कोशिश करें, शुरुआत में तो इसकी कैपिटल थी हनामाकोंडा। अब हनामाकोंडा से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए एक 1000 पिलर टेंपल है। कौन सा है? 1000 पिलर टेंपल है, वो आपका हनामाकोंडा में है। और ये 1000 पिलर टेंपल कहां से बिलोंग करता है? काकटिया टेंपल से बिलोंग करता है। इतना इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम देखें इसी की बात करें तो इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करके नेक्स्ट कहां पे कर दी थी? ओरुगल्लू, और इसी को आज हम वारंगल नाम से जानते हैं। तो इनकी बाद में कैपिटल ये रही थी, वारंगल जिसे हम आज के नाम जानते हैं, तो ये इनकी बाद में कैपिटल रही थी। इनके बारे में कुछ खास बात और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि गोलकोंडा फोर्ट जो हैदराबाद में है, गोलकोंडा फोर्ट ये भी काकटिया किंगडम के द्वारा बनाया गया है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोहिनूर डायमंड। ये कोहिनूर डायमंड काकटिया किंगडम के दौरान ही माइन किया गया था। काकटिया किंगडम के दौरान ही कहां से? गोलकोंडा माइन से निकाला गया था। कहां से?
गोलकोंडा माइन से निकाला गया था। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, जब ये काकटिया किंगडम यहाँ पे थी, अब उसके बाद कहां से, ऊपर से कौन आएगा, खिलजी एम्पायर से मलिक काफूर आएगा। मलिक काफूर इनसे जो है कोहिनूर डायमंड, इनको हरा के कोहिनूर डायमंड अपने साथ ले जाता है, और वही कोहिनूर डायमंड धीरे धीरे कहां पे, मुगल्स में ट्रांसफर हो जाता है। और जब मुगल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, मुगल्स में कौन आएंगे, शाहजहां आएंगे। और शाहजहां क्या करेंगे, शाहजहां अपने लिए क्या बनाएंगे, राजगद्दी बनवा लेंगे, जिसको बोला जाता है पिकॉक थ्रोन। क्या बोला जाता है, पिकॉक थ्रोन। और वो पिकॉक थ्रोन में क्या लगवा देंगे, पिकॉक थ्रोन में इसको कोहिनूर को जड़वा देते हैं। ठीक है, इतने इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कोहिनूर को पिकॉक थ्रोन में जड़वा देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद इसी की कहानी जानने की कोशिश करें तो हमें 1739 दिखाई देगा। और 1739 में नादिर शाह आते हैं, अटैक करते हैं, और ये हमारे कोहिनूर डायमंड को लूट के ले जाते हैं। और इसी कोहिनूर डायमंड को महाराजा रंजीत सिंह जब इनके वंशजों को हराते हैं, नादिर शाह के वंशजों को हराते हैं और पंजाब को अपने कब्जे में लेते हैं, तो 1800 में हम देखेंगे कि 1800 में रंजीत सिंह इस कोहिनूर को वापस पंजाब में ले आते हैं। और उसके बाद रंजीत सिंह के जाने के बाद अगर हम देखें, हमारे वहां पे 1846 में आपको एंग्लो सिख वार दिखाई देगा, जहां से EIC क्या करेगी, पंजाब को हरा देती है और वहां से उनसे ट्रीटी करती है। और वो ट्रीटी होती है 1846 कहीं पे लिखा होता है, लेकिन जो कोहिनूर से रिलेटेड ट्रीटी है उसकी जो डेट है वो 1849 है, और नाम मैं लिखूंगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये इस कोहिनूर को उनसे ले लेते हैं। अब आज के टाइम जो पंगा चल रहा है, ब्रिटिशर से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारा कोहिनूर हीरा वापस किया जाए। वो बोलते हैं नहीं, आप लोगों ने हमें गिफ्ट दिया था, अब ये हमारा हो गया है। लेकिन इस ट्रीटी में गिफ्ट का कहीं वर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इस ट्रीटी में जो वर्ड यूज किया गया है वो है सरेंडर्ड, कि हमने लड़ाई के दौरान जो ट्रीटी हुई उसमें सरेंडर किया है, यानी उन्होंने हमसे जीता है और जीत के हम वो लेके गए हैं। और इसी बात को लेके हम उनसे लड़ाई भी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम कहीं ना कहीं उनसे डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारा कोई गिफ्ट नहीं था, आपने जबरदस्ती हमसे लिया है, अब टाइम आ गया, आप हमें वापस कर दो। तो इतनी चीजें हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट से शुरू की। उसके बाद धोलावीरा के बाद IVC की कुछ मुख्य बातें सीखी, और उसके बाद रामप्पा टेम्पल को देखा, और उसके बाद हमने काकटिया किंगडम के बारे में जानने की कोशिश की, जहां पे हमने गोलकोंडा फोर्ट, 1000 पिलर टेम्पल और कोहिनूर डायमंड के बारे में जानने की कोशिश की। और रुद्रमा देवी के अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन आया था, इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो आया था, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो आशा कर रहे हैं कि हमारी सीरीज ही आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह के हम और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाएंगे। कोई आपके दिमाग में कोई लगता है कि इस तरह की बातों को भी और कनेक्ट किया जाना चाहिए, या हमसे जो बातें रह गई हैं वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर में आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।